नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट। नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। फ्रांस से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। नेपाल के बाद अब फ्रांस भी जल रहा है। जैसे नेपाल में ये सब हादसा हुआ था, उसी तरीके से फ्रांस में भी ये हादसा हो रहा है और वहाँ पर भी सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतर आए हैं नागरिक, और नागरिकों की भी यही डिमांड है। जो वहाँ पे शासन है वो गलत नीतियाँ अपना रहा है और जिसकी वजह से फ्रांस में भी सड़कों पर आंदोलन जारी हो चुका है। और देखने वाली बात है कि कितना नुकसान हुआ है और कितनी आगजनी, कितनी टूट फूट, जिससे सरकार को क्या नुकसान हो रहा है और जो जनता है वो क्या मांग कर रही है। तस्वीरें बहुत भयावह है कि नेपाल की तरह फ्रांस भी जल रहा है। सामने आ रही है सरकार के खिलाफ जो प्रदर्शन है वो जारी है। सड़कों पर आगजनी और टूट फूट जारी हो चुका है। जिस तरीके से नेपाल में सरकार के खिलाफ युवा सड़कों पर उतरे थे और उनका यही कहना था कि जो नीतियाँ हैं भ्रष्टाचार, उनके खिलाफ युवा सड़कों पर उतरे थे और तख्ता पलट नेपाल में हो गया था। उसी तरह फ्रांस में भी जनता के बीच कुछ मांगे हैं। सरकार की नीतियों से नाराज़ होकर जो लोग हैं सड़कों पर उतर चुके हैं और वहाँ पर भी टूट फूट आगजनी शुरू हो चुकी है। ये बहुत ही भयावह तस्वीरें आ रही हैं। लेकिन अगर देखें, बांग्लादेश में भी इस तरह की घटना हुई थी, नेपाल में भी अभी तख्ता पलट हो चुका है। अब बारी फ्रांस की है। तो क्या क्या नीतियाँ रही फ्रांस की जिसके खिलाफ युवा और जनता सड़क पर आ चुकी है। और इतना बड़ा जो तस्वीरें आप जो दृश्य देख रहे हैं बहुत ही भयावह है। लगातार दृश्य हमें डरावने वाले आ रहे हैं। नेपाल के बाद अब फ्रांस, मांग वही, सरकार की नीतियों से नाराज होकर जनता सड़क पर है। और इस मुद्दे पर हमारे एक्सपर्ट विनीत जी जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के। विनीत जी, अब नेपाल के बाद फ्रांस की बारी है, क्या कुछ मांग है जनता की? देखिए, फ्रांस में इसके पहले भी मैक्रोन की सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन होते रहे हैं और इसका एक बहुत बड़ा कारण रहा है कि इकोनॉमिक रिसेशन जब से आया हुआ है पूरी दुनिया में 2008 के बाद, तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, करप्शन और जो अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है उनको लेकर एक तो गुस्सा वहां पे रहा है। दूसरा, इमिग्रेंट्स जो वहां पर फ्रांस में आते रहे हैं, रिफ्यूजीज, खासकर सीरियन, यमनीज, तो उनकी वजह से भी वहां पर एक राइट विंग एक्सट्रीमिज्म जो है बढ़ा है कि वही बाहर के लोग यहाँ आकर हमारे रिसोर्स पर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और हमारी सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो रहे हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि अचानक कोई एक इंसिडेंट है जिसकी वजह से ये बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर आया। ये असल में एक्युमुलेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स हैं। रिसेंटली अगर देखा जाए तो उस पर आरोप ये लग रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर अभी इन्होंने रिजाइन दिया हुआ था, उनकी जगह पर इन्होंने अपने एक बहुत करीबी व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर बना दिया है। तो लोगों का कहना है कि भाई सरकारें बदल रही हैं लेकिन सत्ता में बदलाव आ रहा है, लेकिन कोई हमारे जीवन में कोई असर नहीं आ रहा है। तो ये एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन है। उस फ्रस्ट्रेशन का ये आप मैनिफेस्टेशन देख सकते हैं। विनीत जी, अब ये देखने वाली बात है कि जनता सरकार के खिलाफ इतनी हो रही है। कई देश इसमें शामिल हो चुके हैं। कई देशों की जो तख्ता पलट हो चुका है, पहले बांग्लादेश, फिर नेपाल, अब फ्रांस। तो ये पहले से ही सरकार अपनी नीतियों को सही तरीके से क्यों नहीं पेश करती? देखिए, इसके दो बड़े वजह हैं। पहला चीज तो ये समझिए कि गवर्नमेंट और सोसाइटी, इन दोनों का एक्टिव होना बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट एक्टिव होती है तो सोसाइटी को एनार्की के रास्ते पर वो रोक लेती है, और सोसाइटी एक्टिव होती है तो वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है। अभी इधर बीच हुआ ये है कि सोसाइटी की कैपेसिटी बढ़ी है, लोग पहले से ज्यादा जागरूक हुए हैं, लोग पहले से ज्यादा एकजुट हुए हैं, लेकिन सरकारों में जो बदलाव आना चाहिए था अकाउंटेबिलिटी के फ्रंट पर, वो नहीं दिख रहा है। क्योंकि जो एक फेमस कोटेशन बोला जाता है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो कुछ उस तरीके से जिन लोगों के पास पावर है वो अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। ये एक तरीके का मैसेज पूरी दुनिया के गवर्नमेंट के लिए है कि अब जो है लोगों का जो गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है, वो जो पहले दबा हुआ रहता था क्योंकि वो इनएक्टिव रहते थे, अब वो ज्यादा एक्टिव हुए हैं। दूसरा, ये एक डिजिटल ब्लूम का कंडीशन क्रिएट हो रहा है। मतलब पूरी दुनिया में जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने लोगों को एक दूसरे के नजदीक ला दिया है। तो पहले कोई भी प्रोटेस्ट, कोई भी रेवोल्यूशन होता था तो वो सड़कों पे होता था और वहां गैदरिंग करना बड़ा मुश्किल काम होता था। लेकिन अब जो है कि आज अचानक कोई घटना घट रही है और अगले शहर और अगले किसी देश और अगले किसी जो है सोसाइटी को वह इन्फ्लुएंस कर रही है। तो इस वजह से ये घटनाएं अब बड़े लेवल पर दिख रही हैं और केवल एक देश के किसी एक कोने तक सीमित नहीं रही हैं, बल्कि ये दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भी दिख रही हैं। और इनसे कहीं ना कहीं लोग स्पिल ओवर इफेक्ट है, ये मतलब प्रभावित हो रहे हैं कि अगर उन लोगों ने अपनी सरकारों को बदलने में भूमिका निभाई तो हम भी बदले।
मिलेंगे। जी, जी। तो ये जहां भी कहीं भी फ्रस्ट्रेशन होगा और थोड़ा सा अगर एक्सटर्नल फोर्सेस इनको थोड़ा सा अगर दे दे हवा, जी। तो क्रांति की स्थितियां निर्मित हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद विनीत जी हमसे जुड़ने के लिए। तो विनीत जी हमारे साथ जानकारी साझा कर रहे थे कि भी जो जनता है सड़क पर है, सरकार की नीतियों के खिलाफ ये आंदोलन किया गया है। असम की सरकार ने एक नई एसओपी पास की है जिसके तहत अगर किसी व्यक्ति पर विदेशी होने का संदेह होता है तो उसे तुरंत जिला आयुक्त से संपर्क कर नोटिस भेजा जाएगा, जिसमें सिर्फ 10 दिनों में अपनी नागरिकता या भारत में वैध रहने का सबूत प्रस्तुत करना होगा। और अगर आए दिन दस्तावेज जरूरी संतुष्टि नहीं ला पाए तो उस व्यक्ति को 10वें दिन होल्डिंग सेंटर भेजा जाएगा और बीएसएफ की मदद से डिपोर्ट किया जा सकता है। लेकिन अगर जिला आयुक्त स्पष्ट निर्णय नहीं ले पाते तब तुरंत मामला आगे की सुनवाई के लिए फॉरेन ट्रिब्यूनल भेजा जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम विदेशी न्यायाधीशों की प्रक्रिया को सरल और तेज बनाएगा। इससे असम में अवैध प्रवासियों और पहचानने और उन्हें कार्रवाई के दायरे में लाने की प्रक्रिया भी तेज और प्रभावशाली बन जाएगी। While upholding clause section 6A of Citizenship Amendment Act, Supreme Court through the constitutional bench has clearly indicated that the government of Assam is free to use the Immigrant Expulsion from Assam Act 1950 to detect and deport foreigners. Under this act, the Deputy Commissioner is empowered by the central government to evacuate any person who is, in the view of Deputy Commissioner, is considered to be a foreigner. Today, State Cabinet has come out with a standard operative procedure to implement the act in letter and spirit. Under the new SOP, Deputy Commissioner will give 10 days time to the suspected person to prove his citizenship. If Deputy Commissioner after 10 days hearing the person come to the conclusion, prima facie come to the strong conclusion that the person is a foreigner, then he will immediately pass a order of evacuation. The foreigners will be immediately evacuated or will be pushed back from Assam. However, if Deputy Commissioner could not come, is not able to come to a proper conclusion, then the matter will be referred to the Foreigners Tribunal for further hearing. Under this act, as mandated by Supreme Court, now it will be much easier for the government of Assam to push back foreigners once he is detected and the Deputy Commissioner comes to the conclusion that he is indeed a foreign national. So this is a landmark decision of Assam Cabinet. Never before we have attempted this act. Now as Supreme Court has clearly mandated, we are going to implement this act letter and spirit. बिहार में वोटर लिस्ट से संबंधित एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि बिहार में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के दौरान आधार कार्ड को पहचान के लिए मान्य 12वें दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाएगा। हालांकि स्पष्ट किया गया है कि ये नागरिकता का प्रमाण नहीं है और केवल पहचान और निवास का सबूत माना जाएगा। साथ ही चुनाव आयोग को इसकी प्रामाणिकता की जांच करने की भी सुविधा होगी। फिलहाल कोर्ट ने चुनाव आयोग को अभी तुरंत दिशा निर्देश जारी करने का निर्देश दिया है, जिससे वोटर वेरिफिकेशन प्रक्रिया और ज़्यादा समावेशी और पारदर्शी बने। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में 30 और 31 जून की भारी बारिश और बादल फटने के दौरान 1 साल की बच्ची निकिता ने अपने माता पिता और दादी को खो दिया था, पर चमत्कारिक रूप से वो सुरक्षित बच गई। उसकी कहानी ने सबका दिल पसीज दिया। वहीं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नितिका कुमारी को मुलाकात की और ये मुलाकात प्रधानमंत्री के गग्गल एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हुई, जहां उन्होंने नितिका और उनके परिवार से बातचीत की। नितिका की बुआ किरणा ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद बताया कि प्रधानमंत्री ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर उन्हें कोई समस्या हो तो वे उन्हें फ़ोन कर सकती हैं। किरणा ने आगे कहा कि जब प्रधानमंत्री ने नितिका को हाथों में लिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये वाकई एक मरहम लगाने वाला स्पर्श था।
आपको बता दें कि राज्य सरकार ने उसे राज्य की संतान घोषित कर दिया है और मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत 4,000 मासिक की सहायता भी मिलने लगी है और भविष्य के लिए बैंक खाता खुलवाया गया है। साथ ही स्कूलों में मुफ्त शिक्षा देने की भी पहल की है। महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल तेज हो रही है। बीती रात राज ठाकरे को महाविकास अघाड़ी में शामिल करने को लेकर उद्धव ठाकरे के घर चर्चा की गई, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ नेता विजय वडेदीवार, बाला साहेब थोराट और अमीन पटेल ने मतोश्वरी आवास पर उद्धव ठाकरे से मुलाकात की और इस बैठक में मनसे को महाविकास अघाड़ी में लाने की संभावना पर बात की गई, खासकर आगामी स्थानीय विकास चुनावों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि अभी तक इस बारे में कोई औपचारिक फैसला नहीं हुआ है और ये सिर्फ विचार मंथन का विषय रहा है। दूसरी तरफ विधान परिषद में विपक्षी नेता भी भूमिका को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें कांग्रेस सतेज पाटिल को इस पद पर नियुक्त करने पर विचार कर रही है। दरअसल महाविकास अघाड़ी में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस और शरद चंद्र पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस शामिल है। इसलिए अगर मनसे जैसी पार्टी को इस महाविकास अघाड़ी में शामिल करना है तो दोनों अन्य घटक दलों से विचार विमर्श करना होगा। कुल मिलाकर ये बैठक एक राजनीतिक बातचीत थी और फैसला तो आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होगा। नेपाल में बढ़ते राजनीतिक अशांति और काठमांडू हवाई अड्डे के बंद होने के कारण भारतीय नागरिकों की वापसी के लिए भारतीय वायुसेना ने 2 विमान काठमांडू भेजने का निर्णय लिया है। हाल ही में नेपाल में हुए प्रदर्शनों के कारण काठमांडू हवाई अड्डे की गतिविधियां प्रभावित हुई थी, जिससे कई भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं। अब इन परिस्थितियों में भारतीय वायुसेना ने मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए यह कदम उठाया है। आपको बता दें, विमानों के माध्यम से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित रूप से स्वदेश लाने की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी और इस पहल में फंसे हुए नागरिकों को राहत मिलेगी। साथ ही भारत सरकार ने अपने नागरिकों से अपील की है कि वे नेपाल यात्रा स्थगित करें और किसी भी आपातकालीन स्थिति में भारतीय दूतावास से संपर्क करें। कमिश्नरेट पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में अमृतसर के एक बड़े हेरोइन तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करके सीमा पार के नार्को टेरर नेटवर्क को बड़ा झटका दिया है। दरअसल ड्रग्स के खिलाफ युद्ध अभियान के तहत पुलिस ने छापेमारी में 8 किलो 187 ग्राम हेरोइन बरामद की है। गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार तस्करों में सोनी सिंह उर्फ सोनी भी शामिल हैं, जिसके खिलाफ पहले से ही कई NDPS मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि यह गिरोह पाकिस्तान से आने वाली खेप को ड्रोन के जरिए खपाने के लिए होटलों को डंप सेंटर के रूप में इस्तेमाल करता था। वहीं पुलिस को शुरुआती जांच में पता चला कि युवक फिल्मी अंदाज में हेरोइन की सप्लाई करता था ताकि किसी को शक ना हो। इस पूरे मामले पर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि नशे के खिलाफ जंग अभियान के तहत पुलिस टीम को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उन्होंने आगे बताया कि सोनी सिंह के खिलाफ पहले से ही विभिन्न थानों में 6 मामले दर्ज हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों में पेशे से प्राइवेट टीचर गुरसेवक सिंह भी शामिल हैं और इस नए तरीके को अपनाते हुए वो होटलों में कमरे लेकर बैग में हेरोइन छिपाता था और फिर समय देखकर सप्लाई करता था। इसके अलावा विशालदीप सिंह, गुरमीत सिंह और अर्शदीप सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया कि तस्करी ने सीमावर्ती इलाकों में हाल ही में आई बाढ़ का फायदा उठाते हुए ड्रोन के जरिए भी तस्करी को अंजाम दिया है। पुलिस का दावा है कि ये एक बड़ा नेटवर्क था जो सीमा पार से काम कर रहा था। फिलहाल पुलिस इसके ऑपरेटर सप्लाई चेन्स को फाइनेंशियल नेटवर्क की पहचान के लिए आगे की जांच कर रही है। पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने फोर्टिस मोहाली में भर्ती मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से मुलाकात की। अस्पताल के कमरे में मुख्यमंत्री से उनकी तबीयत की जानकारी लेने के साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से उनको जल्द स्वस्थ होने की हार्दिक शुभकामनाएं भी पहुंचाई है। साथ ही मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने बताया कि पीएम ने पहले भी मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया है और राहत कार्यों की जानकारी लेते रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि मुख्यमंत्री की सेहत पहले से बेहतर है और उन्हें पूर्ण आराम की सलाह दी गई है ताकि वे पूरी तरह स्वस्थ होकर फिर से काम संभाल सकें। आपको बता दें कि इस मुलाकात में राज्य के कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, मुख्य सचिव KAP सिन्हा और DGP गौरव यादव भी मौजूद रहे। इसी बीच एक अच्छी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के लिए 1600 करोड़ की सहायता घोषित की है, जिससे किसानों, मकान मालिकों और पशुपालकों को और मदद मिलेगी ताकि वे अपनी जिंदगी फिर से पटरी पर ला सकें। कभी कभी छोटी सी मस्ती बड़ी मुसीबत बन जाती है। ऐसे ही हुआ बेंगलुरु में, जब एक मासूम बच्चे का सामान्य सफर अचानक एक डरावने हादसे में बदल गया। घटना कुछ यूं हुई कि 6 साल का बच्चा अपने परिवार के साथ गाड़ी में सफर कर रहा था और मज़े के खातिर वो सनरूफ से
निकलकर बाहर बैठ गया, लेकिन किसने सोचा था कि नजरें हटते ही उसकी जिंदगी एक सबक बनकर रह जाएगी। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हुई और वीडियो वायरल होने पर हर किसी के होश उड़ गए। वीडियो स्पष्ट दिखाता है कि बच्चा गाड़ी के चलते सनरूफ से बाहर निकला और सामने लगे एक ओवरहेड बैरियर से जोरदार टकरा गया। नसीब अच्छा था कि उसे ज़्यादा चोटें नहीं आई, लेकिन ये वीडियो सड़क सुरक्षा और माता पिता की लापरवाही पर गंभीर सवाल खड़े करता है। फिलहाल इस मामले पर पुलिस ने तुरंत बीएनएस की धारा 281 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस बुलेटिन में इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। नमस्कार, मैं रमेश ठाकुर। जल्द ही डेली 24 भारत पर होगा हाई अलर्ट।